हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस 10th क्लास के चैनल पे। मैं आपका साइंस फैकल्टी रवि पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के साइंस का क्या सिलेबस है और हमें कैसे आगे क्लासेस को कंटिन्यू करना है। जो क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलेंगी वो कैसे पढ़ना है, किस वे में है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो शुरू करते हैं हम सिलेबस। तो 10th क्लास का हमारा जो सिलेबस है उसको हम आज डिस्कस करेंगे और डिटेल में कि कैसे हमें पढ़ना है, कितना वेटेज है, कैसे कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक चैप्टर में, वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर्स है वो हमारा जो साइंस का जो सिलेबस है उसमें जो चैप्टर्स वो 4 यूनिट्स में डिवाइडेड हैं। तो उन सभी को हम एक एक करके बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। तो पहला वाला जो यूनिट है उसमें केमिकल सबस्टांसेस एंड नेचर एंड बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले जो है केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, एसिड बेस सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इन सभी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। जो पहला यूनिट है उसमें हमारे जो 4 चैप्टर हैं वही आएंगे जो चारों केमिस्ट्री के पार्ट हैं। ये चारों चैप्टर हमारे किसके पार्ट हैं? केमिस्ट्री के पार्ट हैं। फिर उसके बाद हमारे जो दूसरी यूनिट है वो हमारी बायोलॉजी की है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो इसमें जो हमारा चैप्टर है वो लाइफ प्रोसेस पढ़ना है हमें, और उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, और उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, किस किस टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, उन सभी को हम समझें। जैसे प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, एनिमल में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये सब बातें हमें समझने को मिलेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो है इसमें चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, कैसे जो ह्यूमन के अंदर हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं जीन के थ्रू उनके पेरेंट्स से, और कैसे इवोल्यूशन आता है ह्यूमन के अंदर, मतलब कैसे चेंजेस आते हैं टाइम टू टाइम, उन सभी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं जो तीसरी यूनिट है हमारी, जो तीसरी यूनिट है वो है नेचुरल, जो तीसरी यूनिट है वो हमारी है नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। जो तीसरी यूनिट है उसमें हमें नेचुरल फिनोमिना के बारे में समझ। पहले हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले लाइट के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिर उसके बाद अगला जो चैप्टर आता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड्स, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो है अब हमारे जो 4th यूनिट है उसमें जो चैप्टर है करंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ेंगे, ठीक है। और मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, इन सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो 5th यूनिट है वो हमारी है नेचुरल रिसोर्सेस एंड आवर इन्वायरमेंट, मतलब जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसमें हमारे पर्यावरण में कैसे बदलाव आता है, क्या चीज़ें उसमें कैसे चेंजेस होते हैं, कैसे उसमें चीज़ें डे बाय डे वेरी करती हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। तो अब जो मैंने पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कैसे जो हमारा जो साइंस का सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइडेड है, उन सभी को मैंने बता दिया कि कैसे क्या है। अब हम इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि किस में कौन सा चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो है हमारा वो केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर नंबर हमारा 1 है। इसमें हमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना, केमिकल रिएक्शन बनती कैसे हैं, उसे बैलेंस कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन, और इनका डेली लाइफ में क्या यूज होता है, मतलब कहाँ पे इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट में पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड जो कितने टाइप्स के होते हैं, एसिड के नेचुरली कहाँ कहाँ अकर करते हैं, क्या सोर्स होता है। फिर बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे, और जो एसिड बेस सॉल्ट इनसे रिलेटेड जो रिएक्शन है और किस मेटल नॉन मेटल पे इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा पीएच है
उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे एसिड रेन होता है, टूथ डिके हो गया, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि मेटल्स होते क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, किसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकली कैसा बिहेव करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम इसमें सीखेंगे। और रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, कोरोजन क्या होता है, और कोरोजन से कैसे प्रिवेंशन किया जाता है, इन सभी के बारे में हम इस थर्ड चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले कार्बन एलिमेंट के बारे में, उसके नेचुरल अकरिंग कैसे होती है, नेचुरली कैसे बिहेव करता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किन किन फॉर्म में, कैसे एलोट्रॉप्स में ये अकर करता है, सबकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो उसके केमिकल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोवेलेंट बॉन्ड, नोमेनक्लेचर, उसके नोमेनक्लेचर मतलब कि किस, जैसे कि कार्बन होता है वो चेन के थ्रू कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, तो उसमें हर एक केमिकल नेम का क्या, केमिकल फॉर्मूले का क्या क्या उसका नेम होगा, आईयूपैक नेम क्या होगा, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जो इथेनॉल हो गया, जैसे इथेनोइक एसिड हो गया, सॉप एंड डिटर्जेंट, इन सब के बारे में भी हम सीखेंगे कि सॉप एंड डिटर्जेंट के फॉर्मूलेज क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, उनका क्या यूज होता है डेली लाइफ में, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो भी मैंने सिलेबस आपको बताया, ये सारा केमिस्ट्री का पार्ट था। अब जो है हम जो चैप्टर नंबर 5 है लाइफ प्रोसेस, मतलब जीवन की जो हमारी प्रक्रिया है वो कैसे वर्क करती है, लाइफ हमारी कैसे प्रोसेस करती है, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन का रोल हमारे जो डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारी जो हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। रेस्पिरेशन, हम श्वसन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन कैसे होता है प्लांट्स एंड एनिमल में, ये सब हम लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर आता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो हमारा जो प्लांट एंड एनिमल्स की जो मतलब जो उसका बॉडी होता है, उसका कैसे बिहेवियर होता है, कैसे वो एक्शन परफॉर्म करती है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम कैसे एक्ट करता है, इसके बारे में पढ़ना है। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ना है। एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ह्यूमन में, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे कोऑर्डिनेशन होता है हमारे जो प्लांट्स में, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में हमें देखने को मिलेगा। ये सब बायोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो है हम बायोलॉजी के इस चैप्टर में ये भी सीखेंगे कि कैसे ऑर्गेनिज्म, मतलब जो चैप्टर अगला चैप्टर है उसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन में कैसे प्लांट्स एंड एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ह्यूमन में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, फिर उसके बाद जो आता है हमारा अगला चैप्टर जो है वो हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जैसे मानव में कैसे बदलाव होता है, जैसे हम लोग पहले कैसे थे हो और आज कैसे हैं वर्तमान में, हमारे में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे कैसे बदलाव आते हैं। और हेरिडिटी मतलब हमारे पेरेंट्स से कैसे उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उन सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। मेंडल के लॉज के बारे में पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन कंसेप्ट क्या होता है, विकासवाद वगैरह का सिद्धांत जो होता है, जो इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ तक जो था वो हमारा बायोलॉजी का पोर्शन था जो मैंने डिस्कस किया है क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिजिक्स के पोर्शन पे। जो फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है, हमें लाइट से आप लोग फैमिलियर है ही। लाइट बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, इसको जितना ही पढ़ा जाए उतना कम है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, और नेचुरली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के कौन कौन से फिनोमेना वर्क करते हैं इनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद
हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, और उनकी जो इमेज फॉर्मेशन होती है इसके बारे में पढ़ना है। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इन सभी के बारे में, लेंस में कैसे मैग्नीफिकेशन होता है, मिरर में कैसे मैग्नीफिकेशन होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उससे हम मिरर या लेंस के कैसे नेचर को डिसाइड कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला चैप्टर फिजिक्स का, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड्स। तो जो मानव नेत्र और मानव संसार, जो रंग बिरंगा संसार है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, हम उसमें पढ़ेंगे कि हमारे जो आईज की स्ट्रक्चर और हमारी आईज जो ह्यूमन आई होती है वो कैसे फंक्शन करती है, डिफेक्ट ऑफ विजन कैसे होते हैं, कौन कौन से दोष होते हैं जो हमारी आंखों से उत्पन्न होते हैं, कैसे हमारे आंखों में धुंधलापन आता है, कैटरेक्ट क्या होता है, और इनको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, कौन से लेंस को यूज करके, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है ये हमारा जो अगला चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में हम पहले से फैमिलियर है, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, जिसमें हमें ओम्स लॉ पढ़ना है, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट पढ़ना है, रेजिस्टेंस पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ये सभी पढ़ना है। फिर उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक जो फील्ड क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बिहेव करती है इसके बारे में पढ़ना है। और करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या रोल होता है, फोर्स उस पर कैसे अप्लाई होता है, इनके बारे में पढ़ना है। और जो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड थंब रूल है, इन सभी के बारे में हमें आगे चर्चा करना है। फिर उसके बाद जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए क्या इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज किया जाता है, इन सभी के बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी है। ये जो है पोर्शन है ये हमारा फिजिक्स का है, जिसमें हमें ये सब को हम टाइप वाइज जो है टॉपिक वाइज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके अब देखिए, अब आप लोगों का जो सिलेबस था वो मैंने बता दिया। अब आपको ये समझना कि एग्जाम पैटर्न कैसे वर्क करता है, कैसे हमें एग्जाम में स्मार्ट वे में पढ़ना है, उन सभी के बारे में आप समझिए। यहाँ पे देखिए एग्जाम पैटर्न जो है हमारा वो क्या होता है, कैसे हमारा मार्किंग स्कीम है, कैसे हमें चैप्टर को कितना पढ़ना है जिससे हमें मतलब अच्छा हम स्कोर करें, मतलब जो हमें मैक्सिमम स्कोर, मैक्स टू मैक्स स्कोर कर सके। थ्योरी पेपर जो होता है वो हमारा 80 मार्क्स का आता है। इंटरनल असेसमेंट जो होता है, जो हमारे स्कूल में यूटी वगैरह होते हैं, उसमें 20 मार्क्स का होता है। और जो हमारा ड्यूरेशन होता है, जो हम मेन एग्जाम देते हैं, वो 3 आवर्स का होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन पेपर सेट होता है, इसके बारे में हमें समझना है। तो जैसे कि सेक्शन ए में क्या होता है, एमसीक्यू होते हैं, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, हर एक का 1-1 मार्क्स होता है, 20 नंबर का कैरी करते हैं ये। फिर उसके बाद सेक्शन बी आता है, जिसमें 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, जो 2-2 मार्क्स के होते हैं, यानी 12 मार्क्स का इसका क्या होता है, पहले 20 फिर इसका 12 का वेटेज होता है। फिर उसके बाद जो हमारा सेक्शन सी है, सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, जो 3-3 मार्क्स के होते हैं और टोटल 21 मार्क्स का वेटेज लेकर चलते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा सेक्शन डी है, सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, जो 5 मार्क्स के होते हैं, और इम्पोर्टेंट रोल इसका सबसे ज़्यादा ही होता है, क्योंकि इसका वेटेज, मार्क्स का वेटेज भी ज़्यादा है, और ये 15 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद जो है सेक्शन ई जो है, सेक्शन ई में क्या होता है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो हमारा क्या होता है, 4 मार्क्स का जो है 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 मार्क्स का 1-1 क्वेश्चन होता है, टोटल वेटेज कितना होता है, 12 मार्क्स का होता है। तो ये केस स्टडी वाला जो पोर्शन है, ये थोड़ा ज़्यादा इस पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये इसमें अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी होगी तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से अप्रोच करके सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद जो है बाकी कैसे आपको पढ़ना है वो इसी वे में पढ़ना है, कैसी मार्किंग स्कीम है उसी के आधार पे हमें आगे तैयारी करनी है। एक स्मार्ट अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। यदि हम स्मार्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है। सबसे पहले देखिए, समझिए, जो हमारा
इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारा 7 मार्क्स का पूछता है। इलेक्ट्रिसिटी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और आवर इन्वायरमेंट मतलब हमारा पर्यावरण जो चैप्टर है ये हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज में आता है, ये भी साइंस का ही पार्ट है। इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, इन सब के बारे में इसमें है। फिर ये देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो पहला चैप्टर है वो 6 मार्क्स का आता है, इसका टोटल वेटेज 6 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद एसिड बेस सॉल्ट्स, एसिड बेस सॉल्ट मतलब अम्ल, क्षारक और लवण, ये 3 मार्क्स का वेटेज होता है। उसके बाद हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसका वेटेज होता है 10 मार्क्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है इसका वेटेज होता है 6 मार्क्स का। और उसके बाद लाइफ प्रोसेस जो बायोलॉजी का है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज होता है 9 मार्क्स का। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वेटेज है 6 मार्क्स का। और जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से 7 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है इसमें 10 मार्क्स का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ऑप्टिक्स का पार्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा। और ये इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और ह्यूमन आई एंड कलरफुल मतलब जो हमारी आँख, मानव आँख कैसे काम करती है, उसमें क्या क्या उसके स्ट्रक्चरल पोर्शन है, सबका क्या यूज होता है, कैसा एक्शन परफॉर्म करते हैं, इन सभी के बारे में, क्या डिफेक्ट होता है आंखों में, कैसे उसे रिजॉल्व करते हैं, इन सभी के बारे में ये हमें इसमें पढ़ना है। और ये जो वेटेज है उसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपको कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो भाई देखो मैंने सिलेबस पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो आप लोगों को सही से मैंने बताया है और पूरा अच्छे से समझ में आ गया। आई होप आप लोग अच्छे से समझेंगे इसको और इसी को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो इसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है और जो चैप्टर वाइज आपको इसी चैनल पे वीडियोस मिलती रहेंगी। और चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करना है, ठीक है। ओके बाय।